नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र को संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर को बताया आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में मिसाल। कहा, भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय की। बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी तैयारियां पूरी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, बयानबाजी पर लगाए लगाम। किसी भी तरह के दुस्साहस का होगा गंभीर और दर्दनाक परिणाम। पाकिस्तानी नेतृत्व की टिप्पणियों को बताई युद्धोन्माद भरी और नफरत फैलाने वाली बात। सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय की वैधता को किया खारिज। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करने को कहा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा, राजनीतिक दलों की लड़ाई में फंसा हुआ है आयोग। मतदाताओं के लिए वोट चोर कहने पर जताई आपत्ति। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने से भारी तबाही। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा। प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया दुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और सीएम से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग में भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB किया गया अपग्रेड। 18 साल बाद रेटिंग में बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने किया स्वागत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश आजादी के जश्न की तैयारी कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर का प्रमुखता से जिक्र किया। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में मिसाल बताया तो दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा कि हम आक्रमणकारी नहीं बनेंगे, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू ने जब देश को संबोधित किया तो उनके भाषण में न केवल देश के विकास का खाका था, बल्कि नए और आत्मनिर्भर भारत की साकार होती कल्पना का चित्रण भी था। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पहलगाम के आतंकी हमले, उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि ये ऑपरेशन आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। इस वर्ष हमें आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। कश्मीर घूमने गए निर्दोष नागरिकों की हत्या कायरतापूर्ण और नित्यांत अमानवीय थी। इसका जवाब भारत ने फौलादी संकल्प के साथ निर्णायक तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तब हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी दक्षता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मेरा विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी एकता ही हमारी जवाबी कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता है। यही एकता उन सभी तत्वों के लिए सबसे करारा जवाब भी है जो हमें विभाजित देखना चाहते हैं। भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न देशों में गए संसद सदस्यों के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में भी हमारी यही एकता दिखाई दी। विश्व समुदाय ने भारत की इस नीति का संज्ञान लिया है कि हम
आक्रमणकारी तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। यह सिद्ध हो गया कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये उपलब्धियां स्वाधीन भारत के रक्षा इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात है। राष्ट्रपति ने सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विशेष तौर पर याद किया और उन सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत के आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की मार्ग की यात्रा की भी चर्चा की और बताया कि देश किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की आर्थिक उपलब्धियां अब नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति ने कश्मीर घाटी में रेल संपर्क शुरू करने को प्रमुख उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये मील का पत्थर है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को अपने संबोधन में कहा कि 78 वर्षों में देश ने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान बुनियादी ढांचे में हुए विकास में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का शुभारंभ करना एक प्रमुख उपलब्धि है। शेष भारत के साथ घाटी का रेल संपर्क उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग के ये असाधारण उपलब्धि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। राष्ट्रपति ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत का जिक्र किया और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताएं दूर होने से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को भी सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। राष्ट्रपति ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अगला चरण है जो हमारे जीवन में अपना स्थान बना चुका है। सरकार ने देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी आकांक्षा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल एआई हब बन जाए। इस दिशा में सामान्य लोगों के लिए तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग और प्रशासन व्यवस्था में सुधार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा, महिलाएं और लंबे समय से हाशिए पर रहे समुदाय देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। ये अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए अनवरत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल करने की दिशा में भारत अब और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत रखा गया है। लाल किले पर अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड की संयुक्त टुकड़ी प्रधानमंत्री को सलामी देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में 96 जवान शामिल होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे। भारतीय वायुसेना इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का समन्वय कर रही है। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब 11 अग्निवीर वायु संगीतकार भी राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर एक राष्ट्रीय ध्वज लिए और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए आयोजन स्थल पर फूलों की वर्षा करेंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी खास जश्न मनाया जाएगा। इस साल लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें स्पेशल ओलंपिक 2025 का भारतीय दल, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेता, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता और विभिन्न क्षेत्रों के किसान, खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरपंच, कैच द रेन अभियान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरपंच, पीएम विकास योजना के तहत कुशल और प्रशिक्षित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा, ट्राइफेड द्वारा पीएम वन धन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी, स्वच्छता अभियान के 50 बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वच्छता कार्यकर्ता, लखपति दीदी के लाभार्थी, वाइब्रेंट गांवों से अतिथि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल समुदायों के जनजातीय बच्चे शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी अनहोनी न हो, इसके लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है और परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, इसमें हमारा मैक्सिमम हम लोग स्टाफ को डिप्लॉय किया हुआ है और तमाम रूट्स पे, इंटरसेक्शंस पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड है, प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड है और हम लोग प्रॉपर्ली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम और हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डोडा समेत तमाम इलाकों में वाहनों की जाँच की जा रही है। कुल मिलाकर तैयारी पूरी है और देश में उत्साह पूरा है। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 2014 में देश की कमान संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन में निर्णायक नीतियों की गूंज, विकसित भारत का संकल्प और राष्ट्र निर्माण का शानदार विजन रहता है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी प्रमुख झलकियां। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया। आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी, वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, ताकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगा। साफ नीति, स्पष्ट नीति
साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है। 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आप कल्पना कीजिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। आज दुनिया जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद, भारत के होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। ये जो कायाकल्प किया, उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 2 बार-2 सेना पदक वीरता, 58 सेना पदक वीरता, 6 नौसेना पदक वीरता और 26 वायुसेना पदक वीरता शामिल हैं। इन पुरस्कारों में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 9 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदक भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 290 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी, जिनमें 115 भारतीय थल सेना, 5 भारतीय नौसेना और 167 भारतीय वायुसेना और 3 सीमा सड़क विकास बोर्ड से हैं। पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस समारोह के भव्य प्रसारण के लिए प्रसार भारती और दूरदर्शन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। क्या हैं ये खास इंतजाम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। देश 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर भारतीय के लिए ये एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती, दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रसारण के लिए 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 40 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। पहली बार हम 4K प्रसारण भी करेंगे, जो कि हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वेव्स OTT के ऊपर चलाया जाएगा। साथ ही साथ लगभग 40 कैमराज, 200 से ज़्यादा स्टाफ इस पूरे प्रसारण को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे देश को प्रसारित करेगा। इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें लाल किले की प्राचीर पर 4 रोबोटिक कैमरे, वाइड एंगल लेंस के साथ ब्यूटी कैम और 4 जिमी जिप कैमरे जो डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक कैमरे लगाए गए, लगभग 37 स्पेशल कैमरा लगाए गए हैं और विशेषकर इस बार हमें 120x का भी एक कैमरा मिला है, जिससे हम माननीय प्रधानमंत्री जी और आसपास के क्षेत्रों का पूरा जो हमारा प्रदर्शन है, पूरा जो कार्यक्रम है, सेरेमनी है, वो बेहतर से बेहतर 4K अल्ट्रा हाई डेंसिटी डिजिटल कैमरा से हम दिखाएंगे। पूरा ये कार्यक्रम हमारे वेव्स OTT नेटवर्क पर भी उपलब्ध रहेगा, जिसको न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप इस कार्यक्रम को सजीव देख सकते हैं। यहाँ ट्रैक एंड ट्रॉली पर भी कैमरा लगाया गया है। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। इस बार दूरदर्शन प्रोडक्शन ने अत्याधुनिक और एडवांस टेक्निकल फैसिलिटी से लैस फुल अल्ट्रा HD 4K OB-WAN को शामिल कर एक नया अध्याय जोड़ा है। अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये लगभग 60 फुट ऊंचाई की एक सीजर लिफ्ट है, जिसके ऊपर हमारा एक नया 4K कैमरा लगा है और ये हमारा 4K कैमरा 125x तक का जूम ले सकता है। तो यहाँ से ले करके मेरे पीछे जो प्राचीर है, जहाँ पर ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश होगा, इसका कि हम पिछले वर्षों की तुलना में और बेहतर, शार्प, बेटर रेजोल्यूशन, बेटर कलर्स के साथ में प्रसारण ला पाएंगे। राजघाट भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ भी विभिन्न कैमरों के जरिए हर गतिविधि को दिखाने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि दूरदर्शन के 100 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके बेहतरीन प्रसारण सुनिश्चित करने में जुटी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तैयारी पूरी कर ली है प्रसार भारती दूरदर्शन ने भी। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण के लिए 40 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें रोबोटिक कैमरा, वाइड एंगल लेंस और ब्यूटी कैम शामिल रहेंगे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से पंचायत प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इन पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायत क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। इस मुख्य समारोह में आमंत्रण को लेकर ये पंचायत प्रतिनिधि काफ़ी खुश नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें बहुत गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है कि उनके काम को पहचान मिली है और पंचायत स्तर के लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में आमंत्रित किया गया है। देश भर से आई इन पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। यहाँ आने का एक मौका, अवसर बहुत अच्छा लगा। जो ग्रामीण महाराष्ट्र में जो सरपंच काम कर रहे, उनको एक अच्छा हौसला, उनके हौसले बढ़ाने का काम यहाँ पे होने वाला है। मुझे देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने आमंत्रित किया है। हम गांव के मुखिया है। मैं पहली बार दिल्ली में आई हूँ, मुझे बहुत आनंद हो गया। और यहाँ आने से हमको गांव के मुखिया को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने यहाँ जो हमको बुलाया, हमारा सम्मान किया, ये सम्मान ही हमारे सरपंच का ही नहीं है, तो हमारा रूरल एरिया महाराष्ट्र का सम्मान है। और मैं पहली बार दिल्ली स्पेशल गेस्ट के रूप में जिस तरह पंचायतों को बुलाया, सरपंचों को बुलाया है, ये सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जो परेड हम टीवी पर देखते थे, आज कल मैं अपनी आँखों से यहाँ देखूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आज ग्राम पंचायत के मुखिया को आज देश के मुखिया ने याद करके
और इस प्रकार से संदेश दिया है, जो काम करता है उसकी कहीं न कहीं सरकार में पहुंच और उसका सम्मान बढ़ता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। शहर की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों और सरकारी भवनों को तिरंगे के भव्य रोशनी से सजाया गया है, जो रात के समय अद्भुत नज़ारा पेश कर रहे हैं। लाल किला, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतों पर तिरंगे की थीम वाली LED लाइटिंग ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया है। पर्यटक और स्थानीय लोग रोशनी से सजी इन इमारतों के सामने सेल्फी ले रहे हैं और इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये लाइटिंग न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का उल्लास बढ़ा रही है, बल्कि यह भी संदेश दे रही है कि देश के गौरव और एकता के प्रतीक तिरंगे का सम्मान हर दिल में बसता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी नेतृत्व की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तान नेतृत्व की पुरानी आदत है। उन्होंने पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे। We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known the known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दे पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय की वैधता, औचित्य या क्षमता को कभी स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का कोई आधिकारिक आधार नहीं है और यह भारत के जल इस्तेमाल के अधिकारों पर कोई असर नहीं डालता। India has never accepted the legality, legitimacy or competence of the so-called Court of Arbitration. Its pronouncements are therefore without jurisdiction, devoid of legal standing and have no bearing on India's rights of utilization of waters. India also categorically rejects Pakistan's selective and misleading references to the so-called award. As reiterated in our press release of 27 June 2025, the Indus Waters Treaty stands in abeyance by a sovereign decision of the Government of India, taking in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism, including the barbaric Pahalgam attack. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि शेर शाह सूरी की मजार से शुरू होने वाली ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं, मजार घूमो यात्रा है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने यात्रा को लेकर अजय आलोक से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी। सर, राहुल गांधी 17 तारीख से यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल दिया रहा है, क्या कहेंगे? अरे वोट अधिकार यात्रा उतना नहीं है, ये मजार घूमो यात्रा है। आएंगे शेर शाह सूरी की मजार से शुरू करेंगे, दुआ सलाम वहाँ करेंगे। ये बताइए कि बार बार जो एक पहले ईवीएम पर इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस ने, लेकिन जहाँ जहाँ जीते कर्नाटक में, हिमाचल में, तब ईवीएम जीता और अब मतदाता देखिए, थके हारे निराश और कुंठित लोगों का कोई जवाब नहीं होता। जो जनता जिसको ठुकरा चुकी हो, राजनीति में उसका काम होता है स्ट्रगल करना। लेकिन ये चाहे हमारे देश के राहुल गांधी जी हों या तेजू बाबा हों, ये लोग ऐसे स्ट्रगल करते हैं। तेजू बाबा का वजन देख रहे हैं ना कितना बढ़ गया। स्ट्रगल में वजन बढ़ता नहीं, घट जाता है, यहाँ वजन बढ़ जाता है। अनुराग ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है अमेठी और रायबरेली में। देखिए, मतदाता सूची में पूरे देश में गड़बड़ी है, इसलिए SIR करवाने का निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिया है। एक जिम्मेदार मतदाता की तरह, जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह सबको इसका स्वागत करना चाहिए। विरोध किसको है? विरोध उन्हीं को है जिनका दिल बांग्लादेशियों के लिए धड़कता है, रोहिंग्याओं के लिए धड़कता है, जिनका दिल पैलेस्टीनियन के लिए धड़कता है, हमास के लिए धड़कता है, जो बैग लेके घूमते हैं हमास के, जो संसद में भाषण देने पर जय फिलिस्तीन कहते हैं। उनका दिल
बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम होता है उनके लिए नहीं धड़कता है। तो ऐसे ही लोगों का दिल SIR के लिए धड़कता है और ऐसे लोगों को इस देश की जनता ही माकूल जवाब देगी। तो ये थे भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक जी, जिनका साफ मानना है कि हम SIR के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश में SIR हो, लेकिन कुछ दलों को या कुछ लोगों को इससे आपत्ति है क्योंकि वो अवैध घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज पटना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। NDRF और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने LG और CM से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। NDRF की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इमीडिएटली SDRF, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। आर्मी भी एक्टिवेट की गई है, एयरफोर्स भी एक्टिवेट की गई है और सभी मेडिकल फैसिलिटीज को भी एक्टिवेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में कई स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के हौजिस लुंगपा नाला में बादल फटने से आई बाढ़ से सतलुज नदी पर बना पुल बह गया है। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय सेना की HADR टीम ने तत्काल रात्रिकालीन बचाव अभियान शुरू किया। कठिन भूभाग और अंधेरे के बावजूद टीम ने 4 फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और घायल को रिकांगपिओ अस्पताल भेजा। उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद गुरुवार को 10वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं बड़ी चुनौती यह है कि इस क्षेत्र में भारी मलबा आने से बनी अस्थायी झील, जिसका निरीक्षण NDRF और SDRF की टीमों ने किया। इस निरीक्षण के बाद झील को मैनुअल तरीके से खाली करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में बुधवार रात से ही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि झमाझम बारिश के चलते दिल्ली NCR के लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अगस्त के बाद मानसून की स्थिति में कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB अपग्रेड किया है। इससे पहले ये BBB- थी। इसके साथ ही शॉर्ट टर्म रेटिंग को A2 से बढ़ाकर A3 कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि S&P ने भारत की रेटिंग में ये सुधार 18 साल बाद किया है। पिछली बार ये जनवरी 2007 में भारत को BBB रेटिंग हासिल हुई थी। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर, चुस्त और लचीली बनी हुई है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि मौद्रिक नीति के हाल में उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर दिख रहा है और महंगाई दर में सुधार की वजह से रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। S&P के मुताबिक 2025 में भारत की विकास दर 6.5%, 2026 में 6.7% और 2027 में 7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने एक और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और समावेशी विकास को गति मिली है। यही वजह है कि भारत को यह रेटिंग अपग्रेड किया गया है।
आपको बता दें S&P का ये कदम इस साल का दूसरा सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड है। कुछ समय पहले DBRS ने भी भारत को BBB स्टेटस में अपग्रेड किया था। दुनिया की इन एजेंसियों की यह बढ़ी हुई रेटिंग भारत की मजबूत आर्थिक नींव और सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऐसे अपग्रेड से भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साख मजबूत होती है, जिससे विदेशी निवेश यानी FDI के साथ साथ सस्ते कर्ज की संभावना बढ़ती है। इसके प्रभाव से सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड पर ब्याज दरें घट सकती हैं और रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। विज्ञान भवन में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने गांव के विशिष्ट अतिथियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की और आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री की सोच को धरातल पर उतारा गया है। JP नड्डा ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ने लोगों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, युवाओं की आजीविका और कौशल विकास को भी कार्यक्रम से बढ़ावा मिला है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में अरुणाचल प्रदेश से की थी और इसके बाद यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत दूरगामी सोच को उन्होंने कार्य रूप दिया है। हमारे बोलचाल की भाषा में हम कहते थे लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री, उसको प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित किया। वो अब लास्ट विलेज नहीं है, वो फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री है, तो पहला गांव है। और इसलिए वाइब्रेंट विलेज और वाइब्रेंट विलेज को किस तरीके से फिर से ताकत दी जाए और किस तरीके से उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए और उनके जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ईज ऑफ लिविंग हो, उनको रहने में कोई असुविधा न हो, इस बात की चिंता करने की जो उन्होंने पहल की है उसके लिए हम सब लोग उनके धन्यवादी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और कृषि अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन फसलों की देखरेख और रबी की फसल की तैयारी और आगे के रोडमैप पर चर्चा की गई। 15 और 16 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक दिन राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के रबी का रोड मैप बनाएंगे, रबी की फसल का। दूसरे दिन सभी राज्यों के कृषि मंत्री इकट्ठे होंगे, अधिकारी भी रहेंगे और अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे अधिकारियों के, जो खेती से संबंधित अलग अलग विषयों पर ग्रुप में चर्चा करेंगे और बाद में राज्य के कृषि मंत्री जब रहेंगे तो उनके समक्ष भी वो प्रस्तुत करेंगे। भारत के जलयात्रियों ने पहली बार समुद्र के भीतर 5000 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने में सफलता हासिल की है। फ्रांसीसी नॉटिल पनडुब्बी के जरिए भारत के जलयात्री अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर तक गोता लगाने में सफल हुए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय जलयात्रियों की इस असाधारण उपलब्धि की बधाई दी है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जलयात्रियों की इस उपलब्धि से आने वाले समय में गहरे समुद्र में वैज्ञानिक प्रयोग करने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई की टीम ने 3 से 11 अगस्त के दौरान अटलांटिक महासागर में इस काम को अंजाम दिया। This voyage is going to create much compatible milieu for India for larger and upscaled collaborations as far as our ocean experiments, ocean explorations are concerned. Whether they were using robotic arms, sensors, underwater navigation systems, etc., are going to provide rich inputs, valuable inputs, even to other countries, particularly those who have huge stakes with oceans, huge stakes with the coast.
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस योजना ने नारी शक्ति के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। ये योजना गरिमा और जीवन में बदलाव पर केंद्रित है। दरअसल इस योजना से 15 करोड़ से ज़्यादा घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, समुदायों को सशक्त बनाया गया है और अनगिनत सपने साकार हुए हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत के सभी सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सभी अपना योगदान दे रहे हैं। देश जश्न आज़ादी के पर्व की तैयारी कर रहा है तो विभाजन विभीषिका का दर्द भी झेल रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के लोगों ने उस दर्द को याद किया जो और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी विभाजन विभीषिका दिवस पर इस दर्द को साझा किया। 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी तो वहीं दूसरी ओर देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर-बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जानें गईं। ये दर्द था विभाजन का। भारत के लिए ये विभीषिका से कम नहीं था। इसी दर्द को याद करते हुए साल 2021 में आजादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का बड़ा ऐलान किया था। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में भी इस पीड़ा को बयां किया। अतीत पर दृष्टिपात करते हुए हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विभाजन के उसी दर्द को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है और हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेली पीड़ा को याद करता है। ये उनके धैर्य, अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का सम्मान करने का भी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विभाजन की विभीषिका के उस दर्द को याद करते हुए लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को आज पूरे देश ने याद किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक मौन मार्च में भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि भारत के विभाजन के दौरान लाखों लोगों को विकराल और भयावह त्रासदी सहनी पड़ी थी। वो दर्द आज भी लोगों के मन में जिंदा है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को डीडी न्यूज की तरफ से शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भीष्म साहनी की कालजयी तमस भारत विभाजन की मानवीय त्रासदी पर आधारित है। तमस का अर्थ है अंधकार। भारत विभाजन के समय भी सांप्रदायिक विभीषिका, रक्तपात, हिंसा और उन्माद के साथ साथ ब्रिटिश उपनिवेशवादी षड्यंत्रों और साम्राज्यवादी नीतियों के ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में तमस को देखा जा सकता है। ये उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ। इसकी कथा का आधार भारत और पाकिस्तान का विभाजन है। इसी उपन्यास पर आधारित विभाजन के दर्द को दर्शाता विभाजन विभीषिका तमस नाटक का मंचन दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है।
जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं की याद में बनाया जाता है। विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने विभाजन विभीषिका तमस नाटक का मंचन किया, जो भारत के विभाजन के दौरान हुई त्रासदी को दर्शाता है। ये भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर आधारित है। विभाजन की विभीषिका पर एक मंचन हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे और कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में लोगों को उस दौर को, उन बातों को जानना, और क्या मैसेज देता है? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप से हम मनाते हैं। उसका कारण यही है कि ये जो अखंड भारत को जो खंड विखंड किया गया, खंडित किया गया, उसमें जो लोग कटे बटे, जो लहू बहाया, और उस समय जैसे तैसे करके जो देश हमें मिला है, जो कि इतना बड़ा देश था, वो जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स है, जो सेल्फिशनेस है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चली, जिसमें इनोसेंट लोग घायल हुए, मरे और विस्थापित हुए, ये तमाम चीज़ों को हम अपनी स्मृति में तो रखे हैं। इसको नाटक के माध्यम से हम नई पीढ़ी के पास भी लेके जाना चाहते हैं। और ये नाटक को जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक नई पीढ़ी की, आज की पीढ़ी की पर्सपेक्टिव से है। आम लोगों के लिए विभाजन विभीषिका तमस नाटक 14 से 17 अगस्त तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा अभिमंच ऑडिटोरियम में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नाटक का संगीत, परिकल्पना और निर्देशन चित्रंजन त्रिपाठी द्वारा किया गया है। नाटक के मंचन का मकसद भारत के विभाजन के दौरान हुई पीड़ा और नुकसान से लोगों को अवगत कराना है। आज़ादी जो है ऐसे, या ये जो देश का जो स्वरूप हमें मिला है, ऐसे इजीली तो मिला नहीं है। तो जिन्होंने वो कुर्बानी की है अपने जीवन की, तो जो शहीद हुए हैं, चाहे कॉमन मैन हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई फिलोसोफर हो, उन सबको याद करें और संकल्प लें कि इस देश को आखिरी दम तक बचाना है और देश के साथ चलना है। हमें क्यों डर लगेगा? हमने किसी का घर नहीं जलाया। गौरतलब है कि तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। वे इस उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर इस नाटक को लोगों ने खूब पसंद किया। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी IOD ने 35वीं वार्षिक डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में किया और इसकी थीम रही शेपिंग टुमारोज बोर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एज। इसका उद्देश्य बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के माध्यम से मजबूत समावेशी विकास करना है। इस कॉन्क्लेव में देश भर से अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 400 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर IOD के DG अशोक कपूर ने कहा कि डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का उससे भी बड़ा रोल होता है। IOD जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो 35 इयर्स पहले हुई थी। और ये जो कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं, यहाँ 400 से ज़्यादा लोग आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स का क्या रोल है और आजकल जो है बोर्ड्स में कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कैसे जो विज़न है हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का कि इंडिया विश्व गुरु हो सकता है, इंडिया वेरियस फंक्शंस में हो सकता है, उसके हम ट्रेन करते हैं। और ये आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। एक्सपर्ट्स आए हैं, आपने देखा होगा सारे इंडिया से एक्सपर्ट्स आए हैं, वो डिस्कस करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का लाल किले के संबोधन को अल्ट्रा हाई क्वालिटी 4K में प्रसारण होगा। दूरदर्शन और वेब्स OTT पर दर्शक हर शब्द और हर दृश्य की बारीकी महसूस कर सकेंगे। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर www.webspv.com पर देखा जा सकता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में देश भर से योग के क्षेत्र में अग्रणी एकजुट हुए।
शिक्षाविदों, योग चिकित्सकों, लेखकों और योग प्रशिक्षकों ने इस दौरान संस्थागत संवाद, समर्पित योग और समग्र स्वास्थ्य विषय पर चर्चा की। आयुष मंत्रालय की तरफ से देश भर के प्रमुख योगाचार्यों को 15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले योग क्षेत्र के इन अग्रणी हस्तियों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन में उनके योगदान के लिए सम्मान किया गया। इस मौके पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ सम्रांगणी ने कहा कि यह आयोजन स्वतंत्रता की साझी भावना, योग के शाश्वत मूल्यों, अनुशासन, सद्भाव और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। देश भर के प्रमुख योग की हस्तियों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। आयुष मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि हम जो योगा संस्थाओं में जो योग इतने अच्छे से प्रचार प्रसार करें, उनको हम इनवाइट करें। सो जो उनको हमने आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई का माध्यम ये रहा कि हमारे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में जो जो संस्थाएं एक्रेडिटेड हुआ है, उनको हमने एक लेटर लिख के और उनके जो अच्छे पिछले 15-20 साल से जो योग में काम कर रहे हैं उनका नाम हम लिए, उनका चयन हुआ। उसके पश्चात हम उनको इनविटेशन दिए गए और उनको एज ए हॉनर अब जो इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए उनको बुलाया गया है। जो भी व्यक्ति योग से जुड़ेगा तो योग हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देता है। योग व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य है। तो हर व्यक्ति को योगी बनना चाहिए, निरोगी बनना चाहिए, समाज के लिए सहयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना चाहिए। प्रेरणा देने वाला काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक दूसरे के योग के क्षेत्र में काम तो बहुत सालों से बहुत लोग कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस डे के इस कार्यक्रम में योग के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग शिक्षक संस्थान को बुलाकर एक प्रेरणा देकर और इस योग का मैसेज देश भर में फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो जो आज हम का समागमन है सभी लोगों का, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अब योग का अभ्यास जरूर करें। पूरे देश के योग परिवार के लोगों को एक जगह एकत्रित करके और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी यहाँ योग संदेश के तौर पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सम्मान लग रहा है हम सभी को, यहाँ पे हम उपस्थित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम यहाँ पे हैं। जो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये मेरे लिए बहुत एक गौरव का और विश्व के लिए बड़ा ही गौरवमय दिन है। योग की एक परिभाषा है स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। और भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत INS संध्यायक ने सिंगापुर की अपनी पहली सफल यात्रा पूरी की। ये यात्रा 12 अगस्त 2025 को सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे से रवाना हुई और भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर पहल के तहत सद्भावना मिशन का हिस्सा रही। सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हुई इस यात्रा से दोनों देशों के बीच जल सर्वेक्षण सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली है। यात्रा के दौरान नौसेना अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई और सिंगापुर नौसेना के कर्मियों ने जहाज पर भारतीय सर्वेक्षण क्षमताओं का अवलोकन किया। इसके अलावा स्कूली छात्रों के लिए एक शैक्षिक भ्रमण का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें जल सर्वेक्षण और तकनीकों और महासागर मानचित्रण की जानकारी दी गई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।